नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया विमल सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास 65 लाख की डकैती, पार्ट 10। क्या यह हो सकता था कि वह टेलीफोन नंबर भी मायाराम तक पहुंचने की अमृतलाल जैसी ही एक कड़ी हो? शायद अमृतलाल वहां फ़ोन करके संदेशा दे देता हो और फिर मायाराम कहीं और से वहां फ़ोन करके वह संदेशा हासिल कर लेता हो। लेकिन उस आदमी की बातें साफ जाहिर कर रही थी कि मायाराम वहां जरूर आया था, चाहे अब वह वहां न हो। वह कॉल के समीप पहुंचा। उसने प्रश्न सूचक नेत्रों से कॉल की ओर देखा। कॉल ने इनकार में सिर हिलाया। गरेवाल ने कोठी की ओर निगाह उठाई। फोन से क्या मालूम हुआ? कॉल से पूछा। वह है भीतर? लगता है अब नहीं है, गरेवाल बोला। लेकिन पहले जरूर था। खन्ने को जरूर मालूम होगा कि वह कहाँ गया है। आओ भीतर चलते हैं। दोनों आगे बढ़े। इमारत के सामने की ओर जाने के स्थान पर वे उसकी साइड की ओर बढ़े। वहां कोठी की चार दीवारी में एक स्थान पर टेलीफोन की ब्रैकेट लगी दिखाई दे रही थी। गरेवाल ने कॉल को उठाकर दीवार पर चढ़ा दिया। कॉल ने जेब से एक छोटा सा चाकू निकाला और उसकी सहायता से टेलीफोन की तार काट दी। फिर गरेवाल भी दीवार पर चढ़ गया। दोनों निशब्द कंपाउंड के भीतर कूद गए। कोठी की साइड में गैराज था। गरेवाल ने देखा, गैराज का शटर आधा उठा हुआ था। दोनों चुपचाप भीतर दाखिल हो गए। गरेवाल ने अपने पीछे शटर गिरा दिया। गरेवाल ने दीवार टटोलकर बिजली का स्विच तलाश किया और बत्ती जला दी। उस मध्यम से प्रकाश में उसने देखा कि गैराज के पृष्ठभाग में एक दरवाजा था, जिसका ऊपरी भाग शीशे का था। वे उस दरवाजे के समीप पहुंचे। गरेवाल ने शीशे में से भीतर झांका। वह किचन थी। गरेवाल ने अपने पजामे के नेफे में खुशी रिवॉल्वर निकाली और उसके मुठ के प्रहार से शीशा तोड़ दिया। फिर उसने टूटे शीशे में से हाथ डालकर भीतर से लगी चिटकनी गिरा दी और दरवाजे को धक्का देकर खोला। दोनों भीतर दाखिल हुए। किचन में ड्राइंग रूम का प्रकाश पहुंच रहा था। उन्होंने किचन का दरवाजा भीतर से बंद कर दिया। तभी उन्हें पदचाप सुनाई दी। वे दोनों ठिठक गए। उनके हाथ रिवॉल्वर पर कस गए। एक आदमी किचन की चौखट पर प्रकट हुआ। वह एक पाजामा सूट, उस पर ऊनी गाउन और पैरों में स्लीपर पहने था। उन पर निगाह पड़ते ही वह थमक कर खड़ा हो गया और विस्फारित नेत्रों से उनकी ओर देखने लगा। कौन हो तुम लोग? वह भयभीत स्वर में बोला। यहाँ क्या कर रहे हो? गरेवाल ने आवाज़ फौरन पहचानी। वह वही आवाज़ थी जो उसने टेलीफोन पर सुनी थी। तुम खन्ना हो? गरेवाल ने सवाल किया। खन्ना ने उत्तर न दिया। उसने हाथ बढ़ाकर किचन की बत्ती का स्विच ऑन किया। किचन में प्रकाश फैल गया। जा, गरेवाल कॉल से बोला, जरा बाकी इमारत का चक्कर लगा कर आ। ठहरो ठहरो, खन्ना बोला। वह यूं आगे बढ़ा जैसे कॉल का रास्ता रोकना चाहता हो। गरेवाल ने अपना रिवॉल्वर वाला हाथ ऊंचा किया। तब पहली बार खन्ना को मालूम हुआ कि वे लोग सशस्त्र थे। खन्ना जहां खड़ा था वहीं जड़ हो गया। कॉल किचन से बाहर निकल गया। गरेवाल और खन्ना खड़े प्रतीक्षा करते रहे। थोड़ी देर बाद उनके कानों में एक क्रोध भरा महिला स्वर और एक बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ पड़ी। खन्ना ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन गरेवाल की दहकती निगाहें अपने पर टिकी पाकर वह सहम कर चुप हो गया। फिर कहीं से कॉल की आवाज़ आई। सब ठीक है सरदार, चलो। गरेवाल खन्ना को रिवॉल्वर से टहोकता बोला। दोनों बाहर निकले। कॉल ड्राइंग रूम में मौजूद था। उसने खिड़कियां दरवाजे बंद करके उन पर पर्दे डाल दिए थे। एक महिला 3 बच्चों को लेकर एक सोफे पर बैठी थी। वह भयभीत और क्रोधित दिखाई दे रही थी। बच्चे डबडबाई आंखें लिए सहमे सिकुड़े बैठे थे। कोई गेस्ट रूम में रहता रहा मालूम होता है, कॉल बोला। लेकिन अब लगता है फूट चुका है। वहाँ सामान वगैरह कुछ नहीं है। इसका तो मतलब हुआ कि वह वापस भी नहीं आएगा, गरेवाल बोला। उसने प्रश्न सूचक नेत्रों से खन्ना और किरण की ओर देखा और बोला, क्यों? वह यहाँ नहीं आने वाला, किरण तीखे स्वर में बोली। हम उसे यहाँ नहीं देखना चाहते, और तुम्हें भी। किरण, खन्ना चेतावनी भरे स्वर में बोला। तुम चुप रहो जी, यह सारी मुसीबत तुम्हारी ही बुलाई हुई है। खन्ना हड़बड़ाकर चुप हो गया। उसने व्याकुल भाव से गरेवाल की ओर देखा। बाऊ, गरेवाल बोला, थोड़ी देर पहले मैंने तुझे फ़ोन किया था।
गरेवाल? खन्ना के मुंह से निकला। हाँ, हरनाम सिंह गरेवाल। गरेवाल अपने खाली हाथ से अपनी एक मूंछ उमेटता बोला। मुझे अफसोस है कि हमें तुम लोगों को इतनी रात गए इस तरह परेशान करना पड़ रहा है, लेकिन मेरी मजबूरी है। मैं जल्दी से जल्दी मायाराम बावे से बात करना चाहता हूँ। हम तुमसे सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि बाबा यहाँ से कहाँ गया है। यह बात मालूम होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। हमें मालूम नहीं है बाबा कहाँ गया है, खन्ना व्यग्र स्वर में बोला। मैं सच कहता हूँ, हमें उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। फिर तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो गई, गरेवाल अफसोस जाहिर करता हुआ बोला। मायाराम का पता जाने बिना तो हम यहाँ से टलने वाले नहीं हैं। अगर तुम्हें वाकई उसका पता नहीं मालूम तो हमें तो तुम्हारा बहुत लंबा मेहमान बनना पड़ेगा। उसने कहा था कि वह टेलीफोन करेगा, खन्ना असहाय भाव से बोला। बस यही कहा था उसने। वह कहाँ था और कहाँ जा रहा था इस बारे में उसने कुछ नहीं बताया था। मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूँ कि हमें उसका पता कुछ नहीं मालूम, लेकिन फ़ोन उसका ज़रूर आएगा। यह तो और भी बड़ी मुश्किल हो गई, गरेवाल बोला। हमने तो तुम्हारे टेलीफोन की तार काट दी है, अब तो तुम्हें ही बताना पड़ेगा कि मायाराम कहाँ है। लेकिन मुझे तो मालूम नहीं, शायद वह वापस लौटे। तभी एक क्षण के लिए खन्ना के चेहरे पर ऐसा भाव पैदा हुआ जिसने गरेवाल को आश्वस्त कर दिया कि मायाराम वहां लौटने वाला था। खन्ना उससे निगाह चुराने लगा और होठों पर जुबान फेरने लगा। हाँ, यह ठीक रहेगा, गरेवाल संतुष्टिपूर्ण ढंग से सिर हिलाता बोला। वह यहाँ वापस आएगा। क्या ख्याल है बाबू साहब, कब तक वापस आएगा? वह वापस नहीं आएगा, खन्ना बोला। उसने कहा था कि टेलीफोन करेगा। जब उसे टेलीफोन का कोई जवाब नहीं मिलेगा तो वह संदिग्ध हो जाएगा और फिर यहाँ हरगिज़ नहीं आएगा। नहीं, वह समझ लेगा कि फ़ोन खराब हो गया था। फ़ोन पर बात न हो पाने की स्थिति में वह ज़रूर यहाँ आएगा। हम यहीं उसका इंतज़ार करेंगे। हमसे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो सोचो कि वह कहाँ हो सकता है। मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कसम खाकर कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। सुनो, एकाएक किरण अपने पति से बोली। अगर तुम उस आदमी की रक्षा करने की फिराक में हो तो? हे भगवान, कैसी बातें कर रही हो? क्या मुझे अपने बीवी बच्चों से ज़्यादा उसका ख्याल होगा? मैं तो। गरेवाल ने किरण की ओर देखा और मुस्कुराने का असफल प्रयत्न करता बोला। काकी, तेरे घर वाले को ना सही, लेकिन शायद तुझे ही कुछ मालूम हो। मेरी उससे बात नहीं हुई थी, किरण बोली। जब उसका फ़ोन आया था तो इन्होंने उससे बात की थी। उसका फ़ोन आया था? गरेवाल खन्ना की ओर घूमा। वह कब की बात है? आज शाम की। क्या कहा था उसने? उसने कहा था कि अब वह वापस नहीं आएगा, लेकिन वह टेलीफोन करेगा। उसने यह नहीं बताया था कि वह कहाँ से बोल रहा था? बताया था, करनाल से बोल रहा था। वह कह रहा था कि उसके किसी दोस्त को किसी ने मार मार कर अधमरा कर दिया था। उसने कहा था कि वह करनाल में था। हाँ, लेकिन उसने यह भी कहा था कि वह वहाँ से भी जा रहा था। उसने कॉल की ओर देखा। करनाल पहुँच गया कुत्तीदा पुत्र। कॉल ने सहमति में सिर हिलाया। तेरा क्या ख्याल है, यहाँ आएगा वह? क्या कहा जा सकता है, कॉल बोला। फ़ोन की लाइन कटी पड़ी है। फ़ोन पर बात ना होने पर शायद वह भयभीत हो जाए और फिर इधर का रुख ही ना करे। तार ही तो कटी है, उसे दोबारा जोड़ दे। अच्छा, यही ठीक रहेगा। हम फ़ोन चालू कर देते हैं और फिर यहीं इंतज़ार करते हैं। बाऊजी, अगर मायाराम का फ़ोन आया तो तुम्हें उसको कहना होगा कि यहाँ सब ठीक ठाक है। वह शौक से यहाँ वापस आ सकता है और तुम्हारे बोलने का अंदाज बड़ा आश्वासन पूर्ण होना चाहिए। उसे शक नहीं होना चाहिए। अच्छा, खन्ना बोला। मैं जाकर फ़ोन ठीक करूं? कॉल बोला। अभी नहीं, अभी थोड़ी देर ठहर जा। अभी तू जरा हर किसी पर निगाह रख। और काकी, वह किरण से संबोधित हुआ, तू जरा मुझे सारी कोठी का एक चक्कर लगवा। और वह बड़े फाश ढंग से मुस्कुराया। किरण अपने आप में सिकुड़ गई। उसने आतंकित भाव से उस गोरिल्ले की तरफ देखा। सरदार, कॉल दबे स्वर में बोला। जाने दे। गरेवाल हंसा। अरे कुछ नहीं होता, वह बोला। फिर वह किरण की ओर घूमा। उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और बोला, आज चल, मुझे बाकी की कोठी दिखा। खबरदार, किरण भयभीत स्वर में चिल्लाई।
मुझे हाथ मत लगाना। वह गरेवाल के स्पर्श से बचने के लिए और परे सिकुड़ गई। गरेवाल ने हाथ बढ़ाकर उसकी बाह पकड़नी चाहिए। किरण ने जोर से उसके हाथ पर हाथ मारा। गरेवाल का चेहरा क्रोध से लाल भभूका हो गया। ठहर जा, काको यानी दिए, वह कहर भरे स्वर में बोला। उसने इतनी जोर का थप्पड़ किरण के चेहरे पर रसीद किया कि किरण सोफे पर उलट गई। स्तब्ध वातावरण में थप्पड़ की आवाज यूं गूंजी जैसे बम फटा हो। एक बच्चा भय से जोर जोर से रोने लगा। बाकी दोनों भयभीत से निशब्द बैठे रहे। खन्ना जोर से चिल्लाया और गरेवाल पर झपटा। गरेवाल ने हाथ बढ़ाकर उसे यूं थाम लिया जैसे वह कोई मिट्टी का पुतला हो। उसने बाएं हाथ से खन्ना का गिरेबान दबोचा और दाएं से उसके शरीर के विभिन्न भागों पर दनादन घूंसे बरसाने आरंभ कर दिए। क्रोध में हरनाम सिंह गरेवाल अपना आपा भूल जाता था और इंसान से राक्षस बन जाता था। दरवाजे की निरंतर बजती घंटी की आवाज से नीलम की नींद खुली। पहले तो उसे यही लगता रहा कि वह सपना देख रही थी, लेकिन फिर उसने अनुभव किया कि वह सपना नहीं था, कोई कॉल बेल बजा रहा था। उसने समीप ही मेज पर पड़ी रेडियम के डायल वाली टाइम पीस की ओर देखा। रात के 2 बजे थे। इस वक्त कौन आ गया था? उसे विमल का ख्याल आया। उसकी आंखों के सामने उसका खूबसूरत आत्मीयतापूर्ण चेहरा घूम गया और उसका मन एक अजीब सी उम्मीद से मचलने लगा। लेकिन जल्दी ही उसका वह सपना टूट गया। विमल भला इस वक्त क्यों आएगा? तो फिर कौन आया था? घंटी फिर बजी। उसने बत्ती जलाई और बिस्तर से निकली। पलंग के पायताने उसका नाइट गाउन पड़ा था। वह उसे उठाकर पहनने लगी। शायद उसका कोई पुराना ग्राहक आ गया हो, यही बात थी। दरवाजे की ओर बढ़ती वह सोचने लगी। ऐन दरवाजे पर पहुंचकर उसे मायाराम का ख्याल आया। उसके शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। हे भगवान, कहीं मायाराम को पता तो नहीं लग गया था कि उसने उसके एक दुश्मन की मदद करने का वादा किया था। तब तो मायाराम जरूर क्रोध में उफनता वहां पहुंचा होगा। वह भयभीत हो उठी। घंटी निरंतर बज रही थी। बाहर कोई भी हो, दरवाजा तो उसे खोलना ही पड़ना था। कौन है? उसने आवाज लगाई। मैं हूँ, मायाराम, बाहर से आवाज आई। दरवाजा तो खोल। नीलम ने डरते डरते दरवाजा खोला। मायाराम पगलों की तरह भीतर दाखिल हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर क्रोध का भाव नहीं था। उसकी आंखें व्याकुल भाव से इधर उधर फिर रही थी और वह साफ साफ आतंकित दिखाई दे रहा था। उसने हाथ में थामा सूटकेस नीचे रखा और दरवाजे की ओर घूमा। उसने जल्दी से दरवाजा भीतर से बंद किया और फंसे स्वर में बोला, क्या बात है? महीना लगा दिया दरवाजा खोलने में। वह चुप रही। उसे यह सोचकर तनिक गुनाह का एहसास हो रहा था कि उसने किसी के साथ इस आदमी को अपनी दगाबाजी का शिकार बनाने का वादा किया था। मायाराम ने व्याकुल भाव से चारों ओर देखा और फिर बोला, क्या बेडरूम में कोई है? नीलम ने इनकार में सिर हिलाया। जुबान से वह कुछ न बोली। मायाराम बेडरूम की ओर बढ़ा। नीलम उसके पीछे पीछे चल दी। मायाराम ने बेडरूम में चारों ओर निगाह दौड़ाई और फिर धम से पलंग पर बैठ गया। मैं मुसीबत में हूँ नीलम, वह खोखले स्वर में बोला। मैं तेरी शरण में आया हूँ। शुक्र है, नीलम व्यंगपूर्ण स्वर में बोली। कैसे भी आए, आए तो सही। मायाराम ने अपना कोट उतारकर एक और उछाल दिया और जूते उतारने लगा। मैं जानता हूँ तू मुझसे नाराज है, वह बोला, लेकिन मैं तेरी हर नाराजगी दूर कर दूंगा। बस थोड़ा वक्त दे मुझे। हरामजादा, नीलम मन ही मन बोली। मेरी जिंदगी तो खराब कर दी और उसमें से इसे थोड़ा वक्त और चाहिए। इस संकट की घड़ी में मैं तेरे सिवाय किसी का भरोसा नहीं कर सकता नीलम, वह गिड़गिड़ाता हुआ बोला। इसलिए यह जानते हुए भी कि तू मेरी सूरत से बेजार बैठी होगी, मैं तेरे ही पास आया हूँ। नीलम, मैं सच कहता हूँ, मुझे एक मौका और दे, मैं तेरी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। अब कौन सी करामात हो गई? करामात हो ही गई समझ। झूठा, मक्कार, अपना कोई मतलब हल करने के लिए फिर मुझे बेवकूफ़ बनाने आ गया है। लेकिन इस बार मैं बेवकूफ़ नहीं बनने वाली। इस बार मैं इसकी खबर लेकर रहूंगी। गुस्सा थूक दे, वह उसकी ओर हाथ फैलाता बोला। मैं सच कहता हूँ नीलम, भविष्य में तुझे मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। नीलम अनिश्चित सी अपने स्थान पर खड़ी रही। मायाराम को उसकी नीयत पर संदेह न हो, इसके लिए उसे जरूरी लग रहा था
कि वह उसकी किसी बात का विरोध ना करे और उसके मन में आश्वासन की भावना भरे। मैं बहुत थका हुआ हूँ, मायाराम कह रहा था। सारा दिन दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच धक्के खाता रहा हूँ। मुझे आराम की सख्त ज़रूरत है। ठीक है, सो जाओ, नीलम बोली। यहीं? क्या हर्ष है? मेरे पलंग पर क्या पहली बार सो रहे हो? मायाराम खिसियाई सी हंसी हंसा। फिर उसने करवट बदली और आंखें बंद कर ली। नीलम सीधी होकर लेट गई। उसने रजाई अपने और मायाराम के ऊपर खींच ली। मायाराम को तुरंत नींद ने दबोच लिया। कितनी ही देर नीलम प्रतीक्षा करती रही। फिर उसने गौर से मायाराम को देखा। वह गहरी नींद सोया पड़ा था। उसने उसका नाम लेकर उसे धीरे से पुकारा। कोई प्रतिक्रिया न हुई। फिर उसने उसे अपेक्षाकृत जोर की आवाज़ दी। मायाराम की तंद्रा न टूटी। वह रजाई हटाकर पलंग से नीचे उतर आई। वह दबे पांव बाहर की ओर बढ़ी। चौखट पर पहुंचकर वह एक बार फिर ठिठकी। मायाराम बेसुध पड़ा था। वह दबे पांव चलती ड्राइंग रूम में एक कोने में रखे टेलीफोन के पास पहुंची। वहां फोन के नीचे डायरेक्टरी पड़ी हुई थी। उसने डायरेक्टरी उठाई और बाथरूम में आ गई। वहां उसने बत्ती जलाई और उसके प्रकाश में एरोमा होटल का टेलीफोन नंबर देखने लगी। नंबर तलाश करके उसने उसे याद कर लिया। उसने बत्ती बुझाई और वापस ड्राइंग रूम में आ गई। पूरी सावधानी से, पूरी सजगता से उसने वह नंबर मिलाया। दूसरी ओर घंटी बजने लगी। आतंकित सी नीलम विमल से बात होने की प्रतीक्षा करने लगी। विमल ने न्यू मद्रास होटल के सामने कार रोकी। होटल की तिमिंजला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित रेस्टोरेंट के बाहर एक वर्दीधारी वेटर बैठा बीड़ी पी रहा था। विमल ने धीरे से कार का हॉर्न बजाया। वेटर ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। विमल ने उसे समीप आने का संकेत किया। वेटर ने बीड़ी फेंक दी और कार के समीप पहुंचा। कृष्णामूर्ति है? विमल ने पूछा। हाँ साहब, वेटर आदरपूर्ण स्वर में बोला। जरा उसे बुलाओ। कहना कोई आदमी मायाराम बाबा का संदेशा लेकर आया है। बहुत अच्छा साहब। वेटर भीतर चला गया। थोड़ी देर बाद कृष्णामूर्ति उस वेटर के साथ इमारत से बाहर आया। वेटर ने उसे दिखाकर कार की ओर संकेत कर दिया। कृष्णामूर्ति ने सहमति सूचक ढंग से सिर हिलाया और कार की ओर बढ़ा। वेटर पीछे ही खड़ा रहा। कृष्णामूर्ति कार के समीप पहुंचा तो विमल बोला, कृष्णामूर्ति? हाँ। कृष्णामूर्ति उसे गौर से देखता बोला, मैं मायाराम बाबा का दोस्त हूँ। तुम्हारे लिए उसका संदेशा लाया हूँ। बोलो। कार में बैठो, थोड़ा आगे चलकर बातें करते हैं। कृष्णामूर्ति हिचकिचाया। अरे बैठो ना स्वामी। विमल कार का उसकी ओर का दरवाजा खोलता बोला, तुम क्या लड़की हो जो मैं तुम्हें भगा कर ले जाऊंगा? कृष्णामूर्ति कार में बैठ गया। विमल ने कार आगे बढ़ाई। थोड़ा ही आगे सड़क पर अंधेरा था और वहां रास्ते में आवाजाही भी नहीं थी। विमल ने वहां कार रोकी। कृष्णामूर्ति ने प्रश्नसूचक नेत्रों से उसकी ओर देखा। मायाराम ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है, विमल बोला। क्या? कृष्णामूर्ति ने उत्सुक स्वर में पूछा। यह, विमल बोला। उसने रिवॉल्वर निकालकर उसकी पसलियों से सटा दी। कृष्णामूर्ति के छक्के छूट गए। एन्ना रे, वह हकलाता हुआ बोलने लगा। एन्ना स्वामी, मुझे मायाराम की तलाश है, विमल कठोर स्वर में बोला। मुझे मालूम हुआ है तुम उसके बड़े पक्के दोस्त हो। तुम्हें मायाराम का पता जरूर मालूम होगा। स्वामी, हिंदुस्तानी में बोलना। मुझे मायाराम का पता नहीं मालूम। एक क्षण के लिए रिवॉल्वर की नाल उसकी पसलियों से हटी और उसका भरपूर वार कृष्णामूर्ति की नाक पर पड़ा। रिवॉल्वर फिर यथास्थान पहुंच गई। कृष्णामूर्ति जोर से चिल्लाया। वह पीड़ा से बिलबिला उठा। उसकी नाक से खून बहने लगा था। मायाराम का पता बोलो। मुझे नहीं मालूम बाई मुर्गुन, मुझे नहीं मालूम। जब से उसने चंडीगढ़ रहना छोड़ा है तब से मुझे उसके किसी पक्के पत्ते ठिकाने की खबर नहीं। उसने कभी बताया ही नहीं। तुम नीलम से पूछो, शायद वह जानती हो। तुम जानते हो नीलम को? वह नहीं जानती। तो फिर शायद अमृतलाल जानता होगा। कृष्णामूर्ति अपनी हथेली के पृष्ठभाग से नाक से बहता खून पोंछता बोला। विमल को याद आया, इस नाम का जिक्र नीलम ने भी किया था। अमृतलाल कौन है? उसने पूछा। तुम नहीं जानते उसे? कृष्णामूर्ति बोला। नहीं, वह करनाल में जीटी रोड पर स्थित रिजेंट रेस्टोरेंट में वेटर है। उसे अक्सर मालूम होता है कि मायाराम कहाँ है। करनाल? विमल ने गहरी सांस ली। अमृत से जलंधर,
जालंधर से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से पटियाला, पटियाला से करनाल और करनाल से आगे पता नहीं कहाँ। उतरो, विमल बोला। क्या? कृष्णामूर्ति अविश्वासपूर्ण स्वर में बोला। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उस आदमी से वह इतनी आसानी से छुटकारा पा रहा था। कार से बाहर निकलो, जो कुछ अभी हुआ उसे अभी भूल जाओ। अगर तुमने इसकी खबर मायाराम तक या अमृतलाल तक पहुंचाने की कोशिश की तो मैं वापस आकर तुम्हारा गला काट दूंगा। कृष्णामूर्ति के शरीर ने जोर से झुरझुरी ली। वह जल्दी से कार से बाहर निकल गया। विमल ने तुरंत कार आगे बढ़ा दी। करनाल पहुंचते पहुंचते रात के 11 बज गए। रीजेंट रेस्टोरेंट तलाश करने में उसे कोई दिक्कत न हुई। वहां से उसे मालूम हुआ कि अमृतलाल उस रोज नहीं आया था। उसे वहां से अमृतलाल के घर का पता मालूम हो गया। पूछता पूछता वह अमृतलाल के घर पहुंचा। अमृतलाल दीन दुनिया से बेखबर बेहद खस्ता हालत में अपनी बैठक में पड़ा था। उसके बगल में एक युवक बैठा था। उसने बताया कि वह अमृतलाल का पड़ोसी था। विमल ने उससे पूछा कि अमृतलाल की वह हालत कैसे हुई। मालूम हुआ कि पिछली रात को जब वह घर लौटा था तो कुछ बदमाश वहां घुस आए थे। उस पर टूट पड़े थे। वे उसे मार मार कर अधमरा करके वहां से चले गए थे और अड़ोस पड़ोस में किसी को खबर भी नहीं लगी थी। फिर आज दिन में उसका कोई दोस्त बाहर से वहां पहुंचा था तो उसी ने अमृतलाल को मरणासन अवस्था में बैठक के फर्श पर पड़ा पाया था। उस दोस्त ने डॉक्टर बुलवाकर उसकी मरहम पट्टी करवाई थी और उस युवक से उसका ख्याल रखने की प्रार्थना करके वहां से चला गया था। विमल ने देखा, अमृतलाल का सारा जिस्म मार के निशानों से नीला पड़ा हुआ था। कई जगह जख्म आए थे। बाएं हाथ की एक और दाएं हाथ की 3 उंगलियां टूट गई थी और 3-4 पसलियां चटक गई थी। एक ही शख्स था जिससे ऐसी नृशंसता की अपेक्षा की जा सकती थी, हरनाम सिंह गरेवाल। क्या वह इस आदमी से मायाराम का पता जानने में कामयाब हो गया था? क्या इस आदमी को मायाराम का पता मालूम था? अब इसकी हालत कैसी है? विमल ने पूछा। अभी तो खराब ही है, युवक बोला। डॉक्टर साहब ने इसे बेहोशी का टीका लगाया है ताकि इसे पूरा आराम मिल सके। यह होश में कब आएगा? कल रात को, पूरे 24 घंटे बाद। अगर अमृतलाल कुछ जानता भी था तो भी विमल इतनी देर इंतजार नहीं कर सकता था। क्या पता अभी भी बहुत देर हो चुकी हो। क्या पता अब तक गरेवाल मायाराम को तलाश कर चुका हो और उससे डकैती की दौलत हथिया चुका हो। अब एक ही दरवाजा बाकी रह गया था जिसको खटखटाने से कोई नतीजा हासिल हो सकता था। कपूरथले का थानेदार अमरीक सिंह गिल। हालांकि उसके पास भी फटकना खतरनाक साबित हो सकता था, लेकिन उसके अलावा अब कोई और चारा भी तो नहीं था। फिलहाल उसने चंडीगढ़ लौटने का ही फैसला किया। चंडीगढ़ लौटने से पहले उसने रीजेंट में ही जाकर खाना खाया और फिर कार में आ सवार हुआ। उसने कार आगे बढ़ाई। वह बहुत थका हुआ था। रह रहकर उसकी आंखें मुंदी जा रही थी, इसलिए वह कार बहुत धीमी रफ्तार से चला रहा था। लेकिन 15-20 मील आगे बढ़ने के बाद ही उसे अनुभव होने लगा कि अब पूरी एकाग्रता से कार चला पाना उसके बस का काम नहीं था। बड़ी मुश्किल से वह अंबाला कैंट तक पहुंचा। उसने रेलवे स्टेशन की पार्किंग में कार खड़ी की और उसके सारे शीशे चढ़ाकर पिछली सीट पर सो गया। जिस वक्त विमल ने चंडीगढ़ में एरोमा के सामने कार लाकर खड़ी की, उस वक्त 7:30 बज चुके थे। वह कार में कम से कम 5 घंटे सोया रहा था और अब स्वयं को काफी तरोताजा महसूस कर रहा था। वह होटल में दाखिल हुआ। चाबी के लिए वह रिसेप्शन पर पहुंचा तो रिसेप्शनिस्ट ने चाबी के साथ उसे एक मैसेज स्लिप भी पकड़ा दी। उसने देखा, स्लिप पर रात 2:30 बजे का वक्त दर्ज था। उस पर लिखा था कि जिस चीज की उसे तलाश थी वह नीलम के फ्लैट पर पहुंच गई थी। विमल का दिल धड़कने लगा। क्या मायाराम नीलम के पास पहुंच गया था? जरूर यही बात थी। उस संदेशे का और कोई मतलब हो ही नहीं सकता था, वरना वह रात 2:30 बजे ना आता। नीलम ने उसे कहा था कि अगर मायाराम वहां आया तो वह फौरन उसे खबर करेगी। उसने चाबी काउंटर पर वापस उछाल दी और उल्टे पैर वापस लौटा। एकाएक वह ठिठका। उसकी निगाह काउंटर के समीप रखी एक मेज पर पड़े अखबार पर पड़ी। अखबार के मुख पृष्ठ पर छपी उसकी 2 तस्वीरें उसकी ओर झांक रही थी। उसने झपट कर अखबार उठा लिया। एक तस्वीर उसके सिख वाले रूप की थी, जो शायद इलाहाबाद सेंट्रल जेल के रिकॉर्ड से हासिल की गई थी। दूसरी तस्वीर वह थी जो कि दिल्ली में
बैंक वैन रॉबरी वाले केस में गिरफ्तारी के बाद खींची गई थी और जो काफ़ी हद तक उसकी मौजूदा शक्ल थी। उसकी तस्वीरों के समीप ही बाबा की भी तस्वीर छपी हुई थी। तस्वीरों के साथ मोटी सुर्खियों में छपी खबर के अनुसार अमृतसर पुलिस केस की तह तक पूरी तरह पहुंच चुकी थी। अब केवल अपराधियों की गिरफ्तारी बाकी रह गई थी, जो कि अखबार में तस्वीर छप जाने के बाद पुलिस के प्रवक्ता के अनुसार कोई कठिन कार्य नहीं रह गया था। एक बार अपराधियों की तस्वीरें आम हो जाने के बाद ऐसे बहुत लोगों के सामने आ जाने की पुलिस को उम्मीद थी जो हाल में उन अपराधियों के साथ रहे थे। अखबार में विमल के पिछले तमाम कथित अपराधों का विवरण छपा था। वे सब वही बातें थी जो उसने दिल्ली पुलिस को अपनी गिरफ्तारी के बाद दिए बयान में बताई थी। उसने देखा कि अखबार को उससे पहले खोला नहीं गया था। लगता था अखबार जैसे वहां पहुंचा था वैसे ही उठाकर मेज पर रख दिया गया था। उसने अखबार को दोहरा करके बगल में दबा लिया और बड़ी सतर्कता से रिसेप्शनिस्ट की ओर देखा। रिसेप्शनिस्ट उसकी ओर से बिल्कुल निर्लिप्त एक रजिस्टर पर झुका हुआ था। अभी उसका ध्यान उसकी ओर नहीं गया था, लेकिन विमल जानता था कि एक बार अखबार की खबर आम हो जाने के बाद उसे तो क्या, सारे होटल को याद आ जाना कि उस सूरत का एक आदमी वहां ठहरा हुआ था। अमृतसर में लाला हवेली राम की सेठानी को भी उसकी असलियत की खबर हुए बिना नहीं रह सकती थी। इतनी गनीमत थी कि वह दोपहर से पहले सोकर नहीं उठती थी, इसलिए दोपहर से पहले उसे पता नहीं लगने वाला था कि उसका चहेता ड्राइवर रमेश कुमार शर्मा हकीकत में क्या था। उसके बाद लाला हवेली राम की होटल के बाहर खड़ी एम्बेसडर ही उसे पकड़वा देने के लिए काफ़ी थी। लेकिन क्या सेठानी पुलिस में उसकी रिपोर्ट करेगी? शायद ना करे। आखिर उसने उसकी बहुत सेवा की थी। वह रिपोर्ट करे ना करे, अब वह वापस अमृतसर तो हरगिज नहीं जा सकता था। और यहाँ भी उसने जो करना था जल्दी करना था। वह रिसेप्शन पर पहुंचा। उसने चाबी फिर मांगी। रिसेप्शनिस्ट ने सहज भाव से उसे चाबी थमा दी और फिर रजिस्टर पर झुक गया। विमल अपने कमरे में पहुंचा। उसने जल्दी जल्दी अपना सामान अपने सूटकेस में भरा और उसे उठाए कमरे से बाहर निकल आया। वह फिर रिसेप्शन पर पहुंचा। मैं जा रहा हूं, वह बोला। मेरा बिल बना दो। यस सर, रिसेप्शनिस्ट बोला। उसके चेहरे पर निष्कपट मुस्कुराहट थी। विमल ने बिल अदा किया और बाहर आ गया। वह कार में सवार हुआ और नीलम के घर की ओर रवाना हो गया। विमल ने रिवॉल्वर की नाल से मायाराम की पसलियों को टहोका और बोला, जागो मोहन प्यारे। मायाराम के मुंह से एक घरघराहट सी निकली। उसने बेचैनी से पहलू बदला और यूं मुंह बिसूरा जैसे उठना ना चाहता हो। बड़ी मेहनत से उसने अपनी आंखें खोली। पहले उसने यूं विमल की ओर देखा जैसे वह अपनी आंखों को फोकस न कर पा रहा हो। उसने एक बार आंखें मिचमिचाई, फिर उसने आवाज भी पहचानी और आवाज के मालिक की सूरत भी। वह यूं चिहुक कर उठ बैठा जैसे उसे पिच्छू ने काट खाया हो। वह फटी फटी आंखों से विमल को देखने लगा। वह कितनी ही देर उसे यूं देखता रहा जैसे जो कुछ वह देख रहा हो उसे उस पर विश्वास न हो रहा हो। फिर उसके मुंह से निकला, नहीं। विमल 2 कदम पीछे हट गया। उसने देखा मायाराम केवल अंडरवियर पहने था। कपड़े पहन लो, वह बोला, और उठकर अपने पुराने साथी का स्वागत करो। कैसे करोगे स्वागत? हाथ मिलाओगे या गले मिलोगे? तुम क्या करना चाहते हो? वह आतंकित स्वर में बोला। उठो, विमल कर्कश स्वर में बोला। मायाराम पलंग से उठा। वह नीलम? वह नफरत भरे स्वर में बोला। उस कमीनी ने मुझे धोखा दिया। वह पहले ही तुम्हारे साथ मिली हुई थी। शट अप, विमल कुर्राया। मायाराम ने थूक निगली। वह अपने कपड़े तलाश करने लगा। विमल पूरी सावधानी से उसे रिवॉल्वर से कवर किए रहा। वह कोई 10 मिनट पहले वहां पहुंचा था। उसने फ्लैट का द्वार खुला पाया था और नीलम को वहां से गायब पाया था। मायाराम को उसने बेडरूम में सोया पड़ा पाया था। उसने बड़ी बारीकी से सारे फ्लैट की तलाशी ली थी, लेकिन डकैती के माल का कहीं नामो निशान भी नहीं मिला था। माल कोई छोटी सी पुड़िया में बंद होने लायक तो था नहीं, जो वह उसकी निगाहों से छुपा रहता। अगर वह इस फ्लैट में कहीं होता तो विमल ने उसे जरूर तलाश कर लिया होता। इसका एक ही मतलब था कि मायाराम माल कहीं और छुपाकर वहां आया था और नीलम पता नहीं कहां चली गई थी। कपड़े पहन चुकने तक मायाराम काफी हद तक अपने को संभाल चुका था। इस बार जब वह बोला
तो उसके स्वर में भय का समावेश नहीं था। तुम माल के चक्कर में हो, नहीं तो अभी तक तुमने मेरा काम तमाम कर दिया होता। जाहिर है, विमल बोला। मायाराम, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पाताल से भी खोद निकालूंगा। मायाराम ने होठों पर जुबान फेरी और बोला, मुझसे गलती हुई, मैंने तुम्हें ठीक से समझने में भूल की, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें माफ़ी नहीं, अपनी गलती की सज़ा मिलेगी। क्या सज़ा मिलेगी? मुझे जान से मार डालोगे? क्यों नहीं मार डालूंगा? यह जाने बगैर कि माल कहाँ है? नहीं, पहले तुम बताओगे कि तुमने माल कहाँ छुपाया है। इसका मतलब यह हुआ कि अभी हम दोनों में सौदा हो सकता है। कोई सौदा नहीं होगा। तुम जलील आदमी हो। तुम्हारे जैसे आदमी के साथ मैं कोई सौदेबाजी नहीं करना चाहता। वह तो तुम्हें करनी पड़ेगी। इसके बिना तुम्हारे हाथ दौलत कैसे आएगी? तुम दौलत चाहते हो, मैं अपनी जान की सलामती। दौलत कहाँ है यह सिर्फ मैं जानता हूँ। मेरी जान इस वक्त तुम्हारी मुट्ठी में है। एक बढ़िया सौदे की इससे अच्छी बुनियाद और क्या हो सकती है? दौलत तुमने कहाँ छुपाई है, यह तुम मुझे बिना किसी सौदे के बताओगे मायाराम? नामुमकिन। जब तक मुझे अपनी सलामती नहीं दिखाई देगी, मैं दौलत के बारे में जुबान नहीं खोलूँगा। अगर इस वक्त मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने दौलत कहाँ छुपाई है, तो तुम अभी मेरा काम तमाम नहीं कर दोगे। यही तो एक तुरुप का पत्ता है मेरे हाथ में। इसी के दम पर तो मैंने तुमसे अपनी ज़िंदगी का सौदा करना है। वह मुस्कुराया। मुझे भूख लगी है। कल मैं खाना खाए बिना ही सो गया था। मैं किचन में कोई खाने की चीज़ तलाश करने जा रहा हूँ। अगर दौलत का अता पता जानना चाहते हो तो उस दौरान मुझे शूट करने की हिमाकत मत करना। और वह पूरे विश्वास के साथ बेडरूम से बाहर ले जाने वाले दरवाजे की ओर बढ़ा। विमल ने उसे थोड़ा आगे बढ़ जाने दिया। फिर जब मायाराम को विश्वास हो गया कि विमल का उसे रोकने का कोई इरादा नहीं था, उसने रिवॉल्वर की नाल का भरपूर वार मायाराम के चेहरे पर किया। मायाराम पीछे को लड़खड़ाया और फर्श पर ढेर हो गया। उसका दायां गाल आंख के नीचे कट गया और उसमें से खून बहने लगा। विमल ने अपने पांव की शक्तिशाली ठोकर उसकी पसलियों में जमाई और फिर उसका परिणाम देखने के लिए ठिठक कर खड़ा हो गया। जो कुछ वह कर रहा था बड़े इत्मीनान से कर रहा था और उसके परिणाम से संतुष्ट था। उसके पास बहुत वक्त था। मायाराम धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगा। उसका दायां गाल ठोड़ी तक खून से रंग गया था और अब वह भयभीत दिखाई देने लगा था। वह बोला तो उसकी आवाज़ कांप रही थी। कोई फायदा नहीं होगा दोस्त। इस तरह तुम मुझसे कभी नहीं कुबुलवा पाओगे कि मैंने माल कहाँ छुपाया हुआ है, क्योंकि यह बात मैं एक क्षण के लिए भी नहीं भूल पाऊंगा कि ज्यों ही मैंने तुम्हें बताया कि माल कहाँ है, तुम मुझे गोली मार दोगे। विमल, तुम मेरी जुबान कभी नहीं खुलवा पाओगे। मैं गारंटी करता हूँ इस बात की। अच्छा? विमल के होठों पर एक क्रूर मुस्कुराहट आई। हाँ, विमल ने रिवॉल्वर बाएं हाथ में पहुंचाई। उठकर खड़े हो जाओ, उसने आदेश दिया। मायाराम बड़ी मुश्किल से उठकर खड़ा हुआ। विमल ने अपने दाएं हाथ का इतना प्रचंड घूसा मायाराम के जबड़े पर जमाया कि उसके दोनों पांव उखड़ गए और वह कटे वृक्ष की तरह नीचे गिरा। उसकी खोपड़ी फड़ाक से पक्के फर्श से टकराई और फिर उसका शरीर स्थिर हो गया। विमल बड़ी सावधानी से उसके पास पहुंचा। उसने देखा वह बेहोश हो चुका है। उसने उसे घसीटकर पलंग पर डाल दिया। फिर उसने अपनी जेब से वह इंजेक्शन की आधी भरी शीशी और सिरिंज निकाली जो उसने कॉल के फ्लैट से बरामद की थी। वह कुछ क्षण हिचकिचाता हुआ शीशी में मौजूद तरल पदार्थ को देखता रहा। अगर वह तरल पदार्थ उसकी जुबान खुलवा सकता था तो जरूर मायाराम की भी जुबान खुलवा सकता था। लेकिन उसे यह तो मालूम नहीं था कि तरल पदार्थ की कितनी मात्रा का इंजेक्शन दिया जाना था। अंत में उसने यही फैसला किया कि शीशी में मौजूद सारा तरल पदार्थ एक ही बार में इस्तेमाल किए जाने योग्य था। जरूर उसका आधा भाग पहले उसे दिया गया था। लेकिन अगर यह वह दवा न हुई जो उसे दी गई थी तो उसका अनुमान ही तो था कि वह दवा उसे दी गई थी। ऐसी की तैसी। वह होठों में बुदबुदाया। जो होगा देखा जाएगा। उसने शीशी का सारा तरल पदार्थ सिरिंज में भर लिया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ,
मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।